Good evening everyone. Today we are doing class 8 क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 8 साइंस हाफ ईयरली। आज हम जैसे हाफ ईयरली के एग्जाम्स आपके पास में आ रहे हैं तो हम एक सैम्पल पेपर के तरीके से देख रहे हैं। बेसिकली आपको कोई पेपर रियल नहीं है, फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन सैम्पल पेपर के लिए हम एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का। टाइम इसमें आपका 230 आवर्स रहेगा एंड आपके मार्क्स 60 के मार्क्स होंगे, आपको पता भी होगा। ठीक है, सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ना है एग्जाम्स में। सेक्शन ए की तरफ देखते हैं। सेक्शन ए है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड। एक फर्स्ट आपका क्रूशियल मेथड क्या होता है किसी भी साइंटिफिक मेथड को लेने के लिए। आप किसी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए आप कौन सा फर्स्ट मेथड यूज़ करेंगे। पहला हाइपोथेसिस यूज़ करेंगे, ऑब्जर्वेशन यूज़ करेंगे, एक्सपेरिमेंट यूज़ करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज आप कब करोगे, जब आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो पाएगा। एक्सपेरिमेंट कब होगा, जब आप उसके एक हाइपोथेसिस के थ्रू ऑब्जर्वेशन क्रिएट करोगे। तो पहला आप क्या करोगे, किसी चीज़ को देख के ऑब्जर्वेशन क्रिएट करोगे, जब भी तो आप हाइपोथेसिस भी क्रिएट करोगे उस चीज़ का। तो फर्स्ट आ जाएगा आपका ऑब्जर्वेशन। ओके, कि आप जब आपका ऑब्जर्वेशन फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप है साइंटिफिक मेथड का। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, जस्ट अ मिनट, इज विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सॉइल। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है आपके सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। बेसिकली कौन से प्लांट के अंदर होता है, आपके लिए हिंट दे रही हूँ। बेसिकली लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर ये पाए जाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे आप बीन ले सकते हैं, पीज ले सकते हैं। ठीक है, लेगुनस प्लांट बेसिकली क्या होता है ना, वो प्लांट जिनके अंदर सीड्स होते हैं। ठीक है, जैसे मटर आपने देखा होगा, मटर के छिलके के अंदर सीड्स होते हैं ना, तो वही चीज़ है। तो कौन सा होता है आपका, वो ईस्ट नहीं होता। बिकॉज यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया है। ईस्ट इज नॉट अ बैक्टीरिया। लैक्टोबैक्टीरियस आपका फूड प्रोडक्शन के लिए होता है। पेनिसिलिन आपका एक एंटीबायोटिक है। राइजोबियम जो है आपका, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज होता है। तो इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। द डिजीज काला आजार स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ। एक न्यू डिजीज है। बेसिकली इसके अंदर ना आपका सेंड फ्लाई होता है, इसका आंसर सेंड फ्लाई होगा। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नहीं ले सकते बिकॉज आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। कि जो डिजीज कालाजार होती है ना, बेसिकली ये सेंड फ्लाई के थ्रू होती है, सेंड फ्लाई के थ्रू। ठीक है, आप जानते हो ये कौन सी, ये आपकी कौन सी डिजीज होती है। हाउस फ्लाई भी आप जानते हो। ये कालाजार ना आपका सेंड फ्लाई से होता है, सेंड फ्लाई से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। सो फर्स्ट ट्यूबरक्लोसिस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। देखो ट्यूबरक्लोसिस में आपको कफ होता है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मेजरली इसमें आपको कफ होता है, लंग्स की दिक्कत होती है। एंड ट्यूबरक्लोसिस आपका क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, आपको देखो ट्रिक्स में आपको समझा देती हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस में ना आपका बी आ रहा है, ट्यूबर, दैट बी फॉर बैक्टीरिया। एंड कैसे याद रखेंगे कि कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है, लाइक लंग्स को करता है ना, तो एल फॉर लंग्स। ठीक है, डायबिटीज, क्लोरेरा, इन्फ्लुएंजा। देखो इन्फ्लुएंजा जो है, क्लोरेरा जो है, और ट्यूबरक्लोसिस जो है, ये तीनों आपके कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। वेयर एज डायबिटीज, अस्थमा, ठीक है, ये सभी आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर इसका, जस्ट अ मिनट, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ स्टूडेंट वांट्स टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ अ म्यूजिक ऑन प्लांट ग्रोथ। एक स्टूडेंट चाहता है, एक टेस्ट करना चाहता है कि प्लांट ग्रोथ पे म्यूजिक का इफेक्ट पड़ता है। सो व्हाट वुड बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन आवर एक्सपेरिमेंट। उसके एक्सपेरिमेंट में क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्या वेरिएबल्स के अंदर आएंगे कि टाइप ऑफ अ प्लांट, अमाउंट ऑफ वाटर, टाइप ऑफ म्यूजिक, प्लांट ग्रोथ। क्या म्यूजिक को सुन के टाइप ऑफ प्लांट, उसके एक्सपेरिमेंट में कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो देखेगा। ठीक है, कि प्लांट टाइप है, कौन सा अमाउंट है वाटर का, टाइप ऑफ म्यूजिक क्या है, प्लांट की ग्रोथ क्या है। सो इसका आंसर ना आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिवन है ना कि इफेक्ट ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का टाइप। तो म्यूजिक का टाइप के थ्रू ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनता है उसके एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, देखो टाइप ऑफ प्लांट, इसमें में देखो, इसमें बेसिकली इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, म्यूजिक के बारे में, तो आप म्यूजिक इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर है 6th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप मैं स्टार बना देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, एडवर्ड जेनर डेवलप द वैक्सीन फॉर। एडवर्ड जेनर ने
वैक्सीन किस चीज़ के लिए बनाई थी? पोलियो के लिए बनाई थी, स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई थी, चिकन पॉक्स के लिए बनाई थी, रेबीज़ के लिए बनाई थी। पोलियो के लिए अलग वैक्सीन होती है। अब देखो एडवर्ड जेनर ने, जो आपकी देखो एडवर्ड, जिसमें लोग कन्फ्यूज़न होते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड एडवर्ड जेनर ने आपका स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई थी वैक्सीन, ठीक है। वेरेज एडवर्ड जेनर ने आपका स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई थी, वेरेज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं उन्होंने आपके लिए ना फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी, दैट इज पेनिसिलिन, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक, ए फॉर अलेक्जेंडर, ए फॉर एंटीबायोटिक। उन्होंने क्या करी थी? एंटीबायोटिक बनाई थी विच इज पेनिसिलिन, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच विटामिन सिंथेसाइजेस बाय आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर प्रेजेंस से सनलाइट की, मतलब यहाँ पे एब्सेंस आएगा, नहीं सॉरी, प्रेजेंस सही है। यहाँ पे पूछा है कि जब हम सनलाइट में होते हैं या धूप में बैठे होते हैं तो कौन से विटामिन हमारी बॉडी के अंदर आती है? क्या विटामिन ए? नो। विटामिन बी? नो। विटामिन सी? देखो विटामिन आपके लिए किस चीज़ के लिए होता है? विटामिन ए में लॉस ऑफ विजन होता है आपका, विटामिन बी में बेरी बेरी होता है, विटामिन सी में आपका क्या होता है? स्कर्वी होता है, खट्टे सिट्रस फूड नहीं खाने की वजह से, ठीक है। एंड यहाँ पे विटामिन डी आपका क्या होता है? रिकेट्स के थ्रू, विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिजीज रिकेट्स होती है। रिकेट्स आपकी इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट की वजह से होती है। यहाँ पे प्रीशेंस है, मतलब हमें कौन सा विटामिन मिल रहा है अगर सनलाइट में है हम, तो विटामिन डी मिल रहा है हमें, ठीक है। तो विटामिन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रेड डो राइसेस बिकॉज ऑफ द एक्शन। जो ब्रेड डो है वो जो डो है वो राइज होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमें गिवन है कि जो ब्रेड होता है, जो ब्रेड का डो है, जिससे आटा है, ठीक है, आपने उसको अच्छे से गूथा, तो वो राइज क्यों होता है? कौन से एक्शन के थ्रू होता है? तो बेसिकली आपसे प्रोसेस ही पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करता है? बेसिकली आपका प्रोसेस कौन सा होता है? फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस होता है ये? जस्ट अ मिनट, ये होता है हमारा फर्मेंटेशन का प्रोसेस। फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। तो इसमें बैक्टीरिया, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हमेशा याद रखना है, फर्मेंटेशन में हमेशा ईस्ट आता है, ईस्ट, ठीक है। अब ईस्ट आपका यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टीसेलुलर भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द बॉडीज एबिलिटी टू डेवलप। जो वैक्सीन है, वैक्सीन हम क्यों डालते हैं? अपनी बॉडी की एबिलिटी के अंदर हम क्या डेवलप करना चाहते हैं? एंटीबायोटिक्स जब हम वैक्सीन डालते हैं तो हमारी बॉडी की एबिलिटी क्या है, वो क्या डेवलप करती है? एंटीबायोटिक्स को डेवलप करती है। देखो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, बॉडी डेवलप नहीं करती। मेमोरी, सेल फॉर इम्यूनिटी, एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट ऑल पैथोजेंस, स्ट्रॉन्गर रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे जब हम वैक्सीन लेते हैं, ठीक है, जब हम वैक्सीन लेते हैं तो हमारे देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही बन रहे हैं आपके, जैसे मेमोरी सेल इम्यूनिटी के लिए और साथ में जब वैक्सीन हम लेते हैं, नहीं यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन सही है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही है, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि एंटीबायोटिक, देखो हमारी बॉडी एंटीबायोटिक रिलीज करती है, बट इन द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, अगर एंटीबायोटिक्स हम कंज्यूम कर रहे हैं तो जब हमारी एंटीबायोटीज प्रोड्यूस होती है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एंटीबायोटिक्स यहाँ पे है, मतलब एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे वैक्सीन है, दैट मीन्स यहाँ पे मेमोरी सेल इम्यूनिटी के लिए प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच ऑफ दिस इज अ हार्मफुल रोल इन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा हार्मफुल रोल प्ले करते हैं हमारे पूरी लाइफ में? कि वो फूड प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं? नो, ये हार्मफुल रोल तो नहीं है। वो डिजीज़ कॉज करते हैं? येस, वो हमारी अंदर बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज़ को कॉज करते हैं। ये भी आपका फूड प्रोडक्शन के लिए और ये हमारे क्लीनर एनवायरनमेंट के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि वो डिजीज़ को कॉज करते हैं, they cause this diseases। सेक्शन नंबर बी देखते हैं, आंसर इन वन वर्ड और इन वन सेंटेंस। सेक्शन बी है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको जब PT1 का क्वेश्चन पेपर भी करवाया था, उसमें फर्स्ट MCQ क्वेश्चन आया था हाइपोथेसिस वाला रिलेटेड, कि कौन सा साइंटिफिक मेथड है, जो कि मैंने आपको अभी फर्स्ट MCQ में ही करवाया है। आपके पास ये भी आ सकता है कि व्हाट डिफाइन हाइपोथेसिस। सो प्लीज़ थोड़ा आपको जो डेफिनेशन है आप समझ सकते हैं थोड़ा सा,
लर्न करके जाना। ठीक है, मैं आपको समझा भी दूंगी डेफिनेशन, वरना आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिफाइन हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर एन ऑब्जर्वेशन व्हिच कैन बी टेस्टेड। अब प्रपोज्ड का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से अनुमान वाला, कि हमने एक इमेजिन कर लिया। इमेजिन्ड एक्सप्लेनेशन आप ले सकते हैं प्रपोज्ड की जगह, यू कैन टेक इमेजिन्ड। ठीक है, यू कैन टेक इमेजिन्ड एक्सप्लेनेशन फॉर एन ऑब्जर्वेशन जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, उसका प्रपोज्ड भी कहते हैं। आप चाहो प्रपोज्ड, देखो प्रपोज्ड भी आपको इजी वर्ड लगेगा वैसे, वरना आप चाहो तो इमेजिन्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आया हाइपोथेसिस क्या होता है, एक ऐसा इमेजिन्ड एक्सप्लेनेशन या प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन जो कि हम किसी ऑब्जर्वेशन से पहले ही सोचते हैं, पहले लेते हैं और उसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है सॉरी, ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, नेम द प्रोसेस बाय विच ईस्ट कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल। हमें एक प्रोसेस बताना है जिसमें जो ईस्ट है ना आपका, वो चेंज होता है अल्कोहल में। ठीक है, ईस्ट जो है हमारा व्हेन इट चेंजेस टू अल्कोहल, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, और ईस्ट जब रिएक्ट करता है ना शुगर के साथ करता है, ये शुगर प्लस एंड क्या बनाता है, ऑल्सो फॉर्म्स एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो पूरा प्रोसेस क्या है, ठीक है, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखो कैसे याद करना है, सिंपल है। फर्मेंटेशन प्रोसेस जो मैंने आपको पहले बताया था, फर्मेंटेशन प्रोसेस, एंड इसके अंदर ईस्ट होता है इन्वॉल्व, वेरी इंपॉर्टेंट, ईस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्हाट इज द कॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया आपका किस चीज़ से कॉज होता है, आपका प्रोटोजोआ से कॉज होता है। प्रोटोजोआ में क्या है, प्लाज्मोडियम। देखो इजी हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटोजोआ में पी है, इसमें पी है, सो प्रोटोजोन मतलब प्लाज्मोडियम। इजी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस प्रोटोजोन। आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सा एजेंट है, एंड कॉजिटिव एजेंट कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू और प्रोटोजोआ है, और क्या है वो प्लाज्मोडियम है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बैक्टीरियल डिजीज। हमें बैक्टीरियल डिजीज का एक एग्जांपल देना है। तो बैक्टीरियल डिजीज आपका क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर 3 दिए रखे हैं मैंने, आप 14 में से कुछ भी लिख सकते हैं, एनीवन मैंने इस वजह से लिखा है। सो देखो बैक्टीरियल डिजीज आपके ट्यूबरक्लोसिस, मैंने आपको बताया था ट्यूबरक्लोसिस बी आता है, बी फॉर ट्यूबरक्लोसिस। टाइफाइड भी बैक्टीरियल के थ्रू होता है, क्लोरेरा भी आपका बैक्टीरियल के थ्रू होता है। तो क्लोरेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस तीनों को आपको याद रखना है। वैसे ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, बट अगर आपसे एक पूछे तो आप एक लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। हमें साइंटिस्ट का नाम बताना जिन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कौन था वो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन सी पेनिसिलिन थी, देखो पेनिसिलिन जो इन्होंने बनाई थी ना वो फंगाई से बनाई थी। जस्ट अ मिनट, जिन्होंने पेनिसिलिन पेनिसिलिन बनाई थी ना वो फंगाई से बनाई थी, फंगाई से बनाई थी। और जो पेनिसिलिन थी वो आपकी फॉर एंटीबायोटिक थी, फॉर एंटीबायोटिक्स, वो एंटीबायोटिक्स के लिए थी। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV। HIV का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये याद रखना है आपको फुल फॉर्म। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे ह्यूमन इम्यूनी डेफिशिएंसी वायरस। देखो ह्यूमन, H फॉर ह्यूमन, I फॉर देखो हेल्थ चैप्टर का है, सो I फॉर इम्यूनो, इम्यूनो, IIM UNO, इम्यूनो लिख लिया, डेफिशिएंसी आप लिखना, वायरस लिख देना। V फॉर वायरस, I फॉर इम्यूनो डिफिशिएंसी, और H फॉर ह्यूमन, सो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, नेम एनी वन फूड प्रोडक्ट दैट, हमें ऐसा नेम एनी वन फूड प्रोडक्ट, हमें ऐसा कोई फूड प्रोडक्ट लिखना है जो कि प्रिजर्व हो सकता है यूजिंग शुगर, शुगर के थ्रू। तो जेली होता है, जेली आपको याद आ गया, जैम, जेली, स्क्विशीज। ठीक है, आप यहाँ से जेली लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जेली आपको याद रहता है, जाम भी लिख सकते हैं। तो इनमें से आपको वही एक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोल सेटअप इन एक्सपेरिमेंट। जब हम किसी को एक्सपेरिमेंट करते तो उसके अंदर कंट्रोल सेटअप मतलब हम एक कंट्रोल जो सभी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाई थी, जो नीचे का जो कंट्रोल सेंटर है जिसके बलबूते पे बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो वही चीज़ पूछे किसी एक्सपेरिमेंट में, जो मेजर जो जिसके थ्रू हमारी एक्सपेरिमेंट बनी है वो क्या होता है। सो वो बेस लाइन होती है, इट प्रोवाइड्स अ बेस लाइन फॉर द कंपेरिजन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एंड क्या होता है, क्यूरियोसिटी।
क्यूरोसिटी होगी तो जब आपके एक्सपेरिमेंट की जो बिल्डिंग है वो बनती जाएगी। तो जो रोल है ना कंट्रोल सेटअप का हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो हमें बेसलाइन प्रोवाइड करता है, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट को बाय नोटिंग इट। हम जो नोट करते हैं ना उसी चीज़ के लिए करते हैं, बाय नोटिंग इट हम किसी एक्सपेरिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, हमें पता चलता है कि सक्सेसफुल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नेम द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग डेंगू। डेंगू को स्प्रेड करने वाला वेक्टर कौन सा है? दैट इज योर एडिस मॉस्किटो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडिस मॉस्किटो, यहाँ पे प्रोटोजोआ नहीं आएगा। हम मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है, डेंगू आपका एडिस मॉस्किटो से होता है, ठीक है। मॉस्किटोज भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। विच डिजीज इज कॉज्ड, अच्छा यहाँ पे ना जो आपका ये वाला क्वेश्चन है मलेरिया वाला, प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम आपका एक बैक्टीरिया, प्लास्मोडियम आपका प्रोटोजोआ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो प्रोटोजोआ में टाइप है मलेरिया का। देखो प्रोटोजोआ आप जानते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। प्रोटोजोआ में ही मलेरिया को कॉज करने वाला जो टाइप है वो प्लास्मोडियम है। प्लास्मोडियम का जो एजेंट है ना वो आपका क्या है? जो फीमेल मॉस्किटो आती है वो है, ठीक है। फीमेल मॉस्किटो आती है, वो एजेंट है यहाँ पे। आई थिंक नाम गिवन भी था, ठीक है। उसको आपको ले लेना है क्योंकि वो ही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एडेस होती है, वहाँ पे आपका एल्फिनस करके एक मॉस्किटो होता है, आई थिंक इसमें था हमारा, तो वो आपका ना मलेरिया को कॉज करता है। ये जो आता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो को कॉज करता है आपका ये डेंगू, सॉरी योर इट कॉजेज अ मलेरिया, ठीक है, जो कि प्लास्मोडियम होता है। देखो प्लास्मोडियम का टाइप है प्रोटोजोआ का, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। टाइप है प्रोटोजोन का। तो जब ये जो मॉस्किटो है ना एनोफिलस मॉस्किटो, जब भी प्लास्मोडियम को बाइट करती है, उसके अंदर ये बैक्टीरिया चला गया प्रोटोजोन, और जब प्रोटोजोन अभी मलेरिया बन जाता है, ठीक है। प्रोटोजोन जब आप किसी ह्यूमन को बाइट करता है वो मलेरिया कॉज करता है, ओके अंडरस्टैंड। तो जो आपका डेंगू होता है ना वो आपका किससे होता है? एडेस से, एडिस मॉस्किटो से। ये भी फीमेल होती है वैसे, इट इज़ ऑल्सो फीमेल मॉस्किटो। वेरेज जो आपका मलेरिया होता है जो कि प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, प्लास्मोडियम आपका मेन इसमें बैक्टीरिया है, सॉरी प्रोटोजोआ है जिसका टाइप है ये, जो कॉज करता है मलेरिया, जो कि एनोफिलिस एनोफिलिस मॉस्किटो करती है, जो कि आपकी फीमेल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। कौन सी डिजीज कॉज होती है विटामिन बी की डेफिशिएंसी से? दैट इज वेरी याद रखना आपको डेफिशिएंसी डिजीज की भी, ठीक है। सेक्शन सी देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। अब आपको थोड़ा क्वेश्चंस छोटे नहीं लिखने हैं, थोड़े सही से लिखने हैं, ठीक है, मतलब मॉडरेट। क्वेश्चन 21 देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस लाइक व्हाई एंड हाउ इन साइंस। जो पर्पस है क्वेश्चंस को आस्क करने के लिए कि क्यों होता, कैसे होता है साइंस में, वो क्या उसका पर्पस होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर से, ठीक है। सो सच क्वेश्चन स्पार्क क्यूरियोसिटी। क्वेश्चन हमारी क्यूरियोसिटी को स्पार्क करते हैं और हेल्प करते हैं हमारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट करने के लिए, उसको और एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि हमारे नेचुरल फिनोमेना के लिए, मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस एक्सप्लेनेशन के लिए एक अच्छा हमारा एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक अच्छा सा हाइपोथेसिस कॉज होता है। क्वेश्चन 22 को देखते हैं। हाउ डज इन्वेस्टिगेशन इन साइंस गो बियॉन्ड जस्ट फाइंडिंग न्यू फैक्ट्स। जब हम साइंस की इन्वेस्टिगेशन को देखते हैं, समझते हैं, तो न्यू फैक्ट्स कैसे आते हैं? सो इट इन्वॉल्व फोकस्ड क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन को फोकस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करते हैं, ऑब्जर्वेशंस को बनाते हैं, फिर हम रियल यूजिंग रिजल्ट को यूज़ करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीप करते हैं। क्वेश्चन है दूसरा। हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल एंड हार्मफुल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल हार्मफुल क्यों होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका एक तो फूड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मेडिसिन को बनाने के लिए हेल्प करता है, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज़ होता है, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये इन्फेक्शन से डिजीज़ को भी कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज आवर बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड स्टे हेल्दी। हमारी बॉडी कैसे इन्फेक्शन से फाइट करती है और हेल्दी रहती है? सो थ्रू न्यूट्रिशियस फूड। जब हम न्यूट्रिशियस फूड को खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, इम्यून सिस्टम
जब इम्यून सिस्टम हम जब ये सभी चीज़ें करते हैं ना, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग बनता रहता है, जो कि हमारे हार्मफुल माइक्रोब्स के थ्रू अगेंस्ट उनके फाइट करता है। जब हम क्या लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक नहीं, वैक्सीन। वायरस के लिए आपका क्या होता है, वायरस के लिए वैक्सीन होता है। वेरेज अगर आपको जैसे बैक्टीरिया हुआ है तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक लेता है। एंटीबायोटिक अभी वायरस के अगेंस्ट नहीं काम करता। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमाइंड दिस, ओके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। व्हाई डज अ बॉल फॉल बैक टू द ग्राउंड आफ्टर बीइंग थ्रोन? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, कि जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो दोबारा नीचे क्यों आती है? थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो द रीजन बिहाइंड दिस फिनोमेनन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अर्थ पुल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड द कार स्टॉपिंग एंड द ब्रेक्स आर अप्लाइड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू, कि जब हम कार को स्टॉप करते हैं तो जब हम कार के अंदर ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, स्टॉप ब्रेक्स जो होते हैं, तो कार स्टॉप कैसे होती है? तो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्रेक्स एंड द व्हील स्लो डाउन। ब्रेक्स जो हैं, टायर जो हैं व्हील के, और जो रोड का कनेक्शन बना, तो फ्रिक्शन फोर्स कॉज हुआ, हमने ब्रेक्स को अप्लाई कर तो व्हील धीरे धीरे स्लो होते चले गए और कार स्टॉप हो गई एक सर्टेन टाइम पे। हाउ डज अ प्रेशर इन्फ्लुएंस द वेदर? प्रेशर कैसे वेदर को इन्फ्लुएंस करता है? सो चेंजेस इन एयर प्रेशर, ये भी आप इंपॉर्टेंट के लिए ले सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, बट जो मेजर इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ कि प्रेशर इन्फ्लुएंस कैसे करता है, एक प्रेशर कैसे वेदर को चेंज करता है। तो जब एयर प्रेशर आपका चेंज होता है ना, जैसे छोटी छोटी विंड चली तो आपको थोड़ी थोड़ी हवाएं चलेंगी। जब ज़्यादा हवाएं कॉज होंगी, जब ज़्यादा प्रेशर एयर प्रेशर ज़्यादा चेंज होगा, तो विंड मूवमेंट में भी कॉज ज़्यादा होगा, जो कि वेदर इवेंट्स, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स को लीड करता है। ज़्यादा हवा चली, बहुत ज़्यादा आंधी चल रही है, ज़्यादा आंधी चलने से आपके तूफान आ जाते हैं। वैसे अगर मामूली से हवा चली तो आपको विंडी डे, उसको विंडी डे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स यूजिंग लाइट? लाइट का यूज करके हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं? तो लाइट रिफ्लेक्ट्स करता है ऑब्जेक्ट पर, एक पॉलिश ऑब्जेक्ट पर, देन रिफ्लेक्ट्स इज बैक एंड बाउंसेस इनटू आवर आइजेस। इसके थ्रू हम देख पाते हैं थ्रू स्मूथ सर्फेसेस, जैसे मिरर्स हो गए, उसको तो रिफ्लेक्ट करता है। इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखो, इस रिफ्लेक्शन में आपका लाइट बाउंस करती है, वेरेस अगर मैं कहती हूँ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन में आपकी लाइट बेंड करती है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। रिफ्रैक्शन में बेंड करती है, रिफ्लेक्शन में आपका जो लाइट है बाउंस करती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड टू नो व्हाई एयर कैन एक्सर्ट प्रेशर? एयर प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती है? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एयर इज मेड अप। एयर आपकी मूविंग पार्टिकल से बने होते हैं, हमने मैटर चैप्टर पढ़ा है ना, सॉलिड लिक्विड गैस। गैस आपके मूविंग पार्टिकल से बने होते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर तो सारी जगह है, एयर आपकी मूविंग पार्टिकल से बने होते हैं, बिकॉज जो गैस है, जो गैस के पार्टिकल्स है, वो दे कैन मूव फ्रीली, दैट्स वाई एयर इज मेड ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। जो मूविंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड है, इसको आपको अंडरलाइन करना है। मूविंग तो आपको भूलना ही नहीं है कहीं वर्ड, ठीक है। अगर आपने मूविंग नहीं लिखा तो आपका वहाँ पे मार्क्स कट सकता है, बिकॉज जो मेन वर्ड है ना वो मूविंग है। पार्टिकल्स तो सॉलिड में भी हैं, बट दे आर नॉट मूवेबल। एयर में आपके ज़्यादा मूवेबल होते हैं। सो एयर जो है ना आपका मूवेबल पार्टिकल से बना हुआ होता है, जो कि एक फोर्स को अप्लाई करता है। जब वो सरफेस पे कोलाइड होते हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई इज क्लासिफाइंग सब्सटेंस इंपॉर्टेंट इन साइंस? साइंस में जब हम सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो क्लासिफिकेशन हमारी ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग की प्रॉपर्टीज़ को बिल्ड अप करने के लिए हेल्प करता है, कि कोई ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा है, दूसरे ऑब्जेक्ट के रिएक्शन से उसके डिफरेंट मटेरियल्स हम जान पाते हैं, वगैरह प्रॉपर्टीज़ भी जान पाते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। हाउ डू पार्टिकल्स बिहेव इन सॉलिड कंपेयर टू गैसेस? पार्टिकल्स जो सॉलिड के अंदर होते हैं वर्सेस गैसेस में होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, कंपेयर क्या है, कंपैरिजन क्या है? तो सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, वाइब्रेट नहीं कर पाते, मतलब वाइब्रेट करते रहते हैं, ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर पाते। बट इन गैस दे आर मूविंग, दे कैन फ्रीली मूवेबल एंड रैपिडली करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट टाइटली पैक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सी बेंट इमेजेस? तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन के थ्रू देखते हैं। एंड व्हेन लुकिंग, जब किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू देखते हैं, सिर्फ वाटर हुआ तो वाटर आपने देखा होगा ना, बेंट इमेज दिखती है हमें हमेशा। क्यों दिखती है? तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन, लाइट जब डायरेक्शन चेंज होती है, जब वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, देखो रिफ्रैक्शन में हमेशा आपका टू मीडियम लगता है, दूसरे मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कोई लाइट जाती है, पास अप होती है, तो रिफ्रैक्शन कॉज होता है। रिफ्लेक्शन में एक मीडियम ही यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कॉजेज द फेज ऑफ द मून? मून के फेजेस
कैसे कॉज होता है, कैसे होते हैं? तो जो फेजेस है ना मून की वो अकर होते हैं ड्यू टू द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मून। मून, अर्थ और सन की जो रिलेटिव पोजीशन है उस पर बेस्ड होता है हमारे मून के फेजेस, जो अफेक्ट करते हैं हमारे विजिबल इल्यूमिनेटेड पार्ट को। जो मून की जो विजिबल पार्ट है जो इल्यूमिनेट कर रहे हैं वही हमें दिख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाउ डिड ऑब्जर्विंग द मून हेल्प्स ह्यूमन टू क्रिएट कैलेंडर्स? कि ह्यूमंस ने कैलेंडर्स बनाए तो मून की कौन से क्या चीज़ ऑब्जर्व करके उन्होंने कैलेंडर्स बनाए? तो मून की जो पीरियोडिक फेजेस हैं, मून की जो फेजेस हैं उन पे बेस्ड ह्यूमंस ने टाइम को ट्रैक किया और क्या बनाया? कैलेंडर्स बनाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज अर्थ कंसिडर टू बी एट परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन? ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके PT1 में भी आया था, जो मैंने आपको पिछली बार का सैम्पल पेपर करवाया है, मतलब जब मैंने PT1 का जो सैम्पल पेपर करवाया है उसमें भी क्वेश्चन आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्थ को हम परफेक्ट डिस्टेंस पे सन पे क्यों रहते हैं, इसलिए मैं आपके ना यहाँ पे आंसर्स भी लेकर आई हूँ, आपको समझ में और आता है आपको कैसे लिखना है। सो इट अलोज द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड, क्योंकि अर्थ जैसे डिस्टेंस पर है ना वहाँ पे लिक्विड जो वाटर है वो लिक्विड में है, मॉडरेट टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। वहाँ पे हार्मफुल रेज जैसे UV रेज के थ्रू हमें प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ को सुटेबल बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल कैन साइंस प्ले? साइंस कौन सा रोल प्ले करता है इन सॉल्विंग क्लाइमेटिक चेंज चैलेंजेस? क्लाइमेटिक चैलेंजेस जो है इसको सॉल्व करने के लिए साइंस क्या रोल प्ले करता है? तो साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल चेंजेस, कि जो हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है उसके अंदर चेंजेस क्या हो रहे हैं, इफेक्ट्स जो हो रहे हैं, उसके थ्रू हम सुटेबल सोल्यूशंस को फाइंड करते हैं और पता लगा पाते हैं कि क्लाइमेट में क्या बदलाव होने वाले हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो माइक्रोऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर का काम करते हैं, मेनली बैक्टीरिया एंड फंगाई। ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंगाई जब वो डेड प्लांट एनिमल को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो क्या रिलीज करता है? कार्बन एंड नाइट्रोजन, जो कि सॉइल के अंदर जाते हैं और उसको प्लांट के लिए यूजेबल फॉर्म में बनाते हैं। मेन क्या चीज़ है? डिकम्पोजर्स माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगाई। मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, बैक्टीरिया फंगाई होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स कौन से रिलीज करते हैं? कार्बन रिलीज करते हैं, नाइट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन एंड नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है, हमें डिफरेंशिएट करना है बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस विद 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। जब भी आपका आसपास आए कि डिफरेंशिएट करो तो एग्जांपल्स आपको ज़रूर लिखने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज में क्या होता है? इसे पैथोजेंस, कम्युनिकेबल मतलब स्प्रेड हो सकता है वन पर्सन टू अनदर, और कैसे? पैथोजेंस के थ्रू कॉज होता है। पैथोजेंस कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को डिजीज कॉज करते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो गया? क्लोरेला हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा हो गया वगैरह आप लिख सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या आता है? जो कि स्प्रेड नहीं हो सकते, तो मतलब इसके अंदर पैथोजेंस नहीं कॉज करते, कॉज्ड बाय फैक्टर्स जैसे डाइट, जेनेटिक एनवायरनमेंट के थ्रू। एग्जाम्पल डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा वगैरह आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वाई आर एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया बट नॉट अगेंस्ट वायरसेस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के थ्रू इफेक्टिव क्यों होते हैं, वायरस के थ्रू इफेक्टिव क्यों नहीं होते? तो एंटीबायोटिक्स का जो टारगेट स्पेसिफिक होता है ना वो आपके बैक्टीरिया पे होता है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पे। एंटीबायोटिक इफेक्टिव होते हैं बैक्टीरिया पर बिकॉज उसके अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। वायरस के अंदर आपका कोई भी बायोकेमिकल मतलब उसके अंदर सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता, दैट्स वाई एंटीबायोटिक आपका ना समझ नहीं पाता कि क्या चीज़ है, तो वो उस सेल को मतलब वायरस को नहीं ले पाता बिकॉज वायरस इज ए सेलुलर। एंटीबायोटिक्स हमेशा सेलुलर चीज़ों पे काम करते हैं। सो देयरफॉर एंटीबायोटिक्स इनफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट वायरसेस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड विद सुटेबल एग्जांपल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में कि आपको स्टेप्स को लिखना है यहाँ पे जो कि साइंटिफिक मेथड को या इन्वेस्टिगेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज होते हैं। तो पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं किसी चीज़ को, जैसे प्लांट्स हमारे आसपास जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फिर हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन बनाते हैं कि क्यों हुआ। तो प्लांट्स ग्रो करते हैं फास्टर क्योंकि सनलाइट मिल रही है उनको, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं। फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाइपोथेसिस जो हमने बनाया है उसको टेस्ट करते हैं किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट से कि दूसरा प्लांट कैसे ग्रो हो रहा है सनलाइट के थ्रू, कि एक प्लांट ने सनलाइट में रखा, एक प्लांट को हमने डार्क में रखा, कौन सा जल्दी ग्रो होगा? सनलाइट वाला ग्रो होगा। ठीक है, एनालाइज करते हैं, हमने रिकॉर्ड जो करा है उसको हम दोबारा एक बार चेकआउट करते हैं कैसे हमने क्या करा, फिर कंक्लूजन रेडी करते हैं
हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हुए डिसाइड करते हैं और एक एक्सप्लेनेशन बनाते हैं कि ये चीज़ कैसे हुई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एयरबॉर्न एंड वाटरबॉर्न डिजीजेस, लिस्ट एनी 3 मेजर्स फॉर ईच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एयरबॉर्न डिजीज एंड वाटरबॉर्न डिजीज, इनसे कैसे बच सकते हैं। एयरबॉर्न डिजीज जो कि एयर के थ्रू कॉज होती है, वाटरबॉर्न डिजीज जो कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू कॉज होती है। सो एयरबॉर्न डिजीज के लिए क्या प्रिवेंटेशन आप ले सकते हैं, लाइक आपको कॉन्टेक्ट कम बनाना है इन्फेक्टेड पर्सन, बिकॉज एयर है, एयर सारी जगह है। आपको माउथ को कवर करना है, जब कोई व्यक्ति कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, अगर आप भी करें तो आपको माउथ को कवर करना है। और क्राउडेड प्लेसेस में आपको बेसिकली मास्क को पहन के जाना है। वाटरबॉर्न डिजीज में आपको क्या करना है, वाटर मतलब आपको बॉइल्ड और फिल्टर्ड वाटर पीना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, सैनिटेशन प्रॉपरली करना है और सीवेज डिस्पोजल को भी प्रॉपर आपको क्लीन करवाना है। आपके घर के आसपास कोई कूड़ा न रहे, बेसिकली जो वाटर कंटामिनेट वाटर आसपास रह जाता है जो कि मॉस्किटो ब्रीडिंग को कॉज करता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप मेंशन भी कर सकते हैं। सेक्शन नंबर डी देखते हैं, कंपेटेंसी बेस्ड मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आते हैं ये एग्जाम में। 26 नंबर क्वेश्चन है, रिया ऑब्जर्व दैट द ब्रेड शी लेफ्ट इन अ लंच बॉक्स फ्यू डेज के लिए उसके अंदर ग्रीनिश ब्लू पैचेस हो गए। मतलब रिया ने एक बंद स्ट्रक्चर में, एक बंद आपकी कार्ड मतलब लंच बॉक्स में कुछ दिनों के लिए उसने ब्रेड रखी थी, अब उसके अंदर फंगा मतलब वो अच्छे से रॉटन हो गया, तो वो जानना चाहते हैं क्यों हुआ। तो कॉमन नेम क्या हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि उस पैचेस पे हुआ। देखो ब्रेड, ब्रेड में हमेशा ब्रेड मोल्ड होता है, ब्रेड में आया तो ब्रेड मोल्ड, बाकी जगह मोल्ड। ब्रेड मोल्ड में आपका क्या होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कुछ इस टाइप में स्ट्रक्चर होता है। ब्रश एक दूसरा होता है आपका, ठीक है, जो कि ब्रश लाइक स्ट्रक्चर में होता है, बट वो ब्रेड मोल्ड नहीं होता, वो मोल्ड होता है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो आपको याद रखना जहाँ पे आए कि ब्रेड के ऊपर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज हुआ, दैट इज ब्रेड मोल्ड। बी है, व्हाट स्टेप्स शुड रिया टेक टू इन्वेस्टिगेट दिस यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का यूज करते रिया क्या स्टेप्स को इन्वेस्टिगेट के लिए ले सकती है। सो शी शुड, पहले वो हाइपोथेसिस फॉर्म करेगी, उसने ऑब्जर्व कर लिया कि ग्रीनिश हुआ है, हाइपोथेसिस फॉर्म करेगी कैसे ये कॉज हुए माइक्रोऑर्गेनिज्म में, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म एयर के होते हैं, तो उन पैचेस कैसे कॉज हुए पहले वो क्रिएट करेगी, फिर उसको टेस्ट करेगी दूसरे ब्रेड स्लाइस में जो कि उसने एयरलाइट कंटेनर में रखा होगा एक्सपेरिमेंट के तौर पे, फिर उसको ऑब्जर्व करेगी, कंपेयर करेगी रिजल्ट को टू कंक्लूड। क्वेश्चन 27 देखते हैं, ड्यूरिंग अ विलेज हेल्थ कैंप एक डॉक्टर जो है डायग्नोसिस वाला, डायग्नोसिस सेवरल पेशेंट्स उसके पास आए थे, सिम्टम्स ऑफ कंटिन्यूस फीवर, उनको फीवर हो जा रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, वीकनेस आ रही है, तो ही इम्पेस्ड द नीड फॉर प्रॉपर सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। उन्होंने कहा कि आप प्रॉपर सैनिटेशन लो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अच्छे से बॉइल्ड और फिल्टर वाटर पियो। सो आइडेंटिफाई द डिजीज एंड कॉजेटिव एजेंट, मतलब यहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर का है, मतलब कोई कंटामिनेटेड वाटर या फूड से होता है, यहाँ पे आप टाइफाइड लिख सकते हैं। जो एजेंट है यहाँ पे क्या होगा, सैल्मोनेला टाइफाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बैक्टीरिया, टाइफाइड आपका बैक्टीरिया से होता है, कौन सा बैक्टीरिया है ये, सैल्मोनेला टाइफाई, टाइफाइड के लिए टाइफाई, दैट मीन्स सैल्मोनेला टाइफाई, याद रखना आपको। ठीक है, टाइफाइड से हमेशा सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया कॉजिव एजेंट होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज दिस डिजीज स्प्रेड, कैसे हुई, तो थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इजी, इस पैराग्राफ से समझ जाओगे। सी है इसका पार्ट, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट दिस डिजीज, तो आप वैक्सीनेशन कराओ, सेफ ड्रिंकिंग वाटर पियो, हाइजीनिक मेंटेन भी करो, फूड भी हाइजीनिक खाओ। 28 क्वेश्चन देखते हैं, द इमेज शोज अ पैकेट ऑफ प्रोबायोटिक योगर्ट, ये हमें क्या दिखाते हैं, एक इमेज होती है जो कि हमें प्रोबायोटिक योगर्ट दिखाते हैं। प्रोबायोटिक योगर्ट कौन सी होती है, मतलब जो बिल्कुल नेचुरल होती है, उसके अंदर अच्छे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो द लेबल स्टेट्स इट कंटेन्स अ लाइव कल्चर ऑफ लैक्टोबैक्टर, मतलब उसके अंदर और ज़्यादा लैक्टोबैक्टीरिया होंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो व्हाट आर प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे हेल्थ बेनिफिट के लिए एक एडवोकेट अमाउंट के अंदर, एडवोकेट मतलब एक मॉडरेट अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, बेसिकली कर्ड में होते हैं ज़्यादा। हाउ इज लैक्टोबैक्टीरियस यूजफुल इन अवर डाइजेस्ट सिस्टम, लैक्टोबैक्टीरियस हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में कैसे यूजफुल होते हैं, तो इट हेल्प्स इन डायरेक्शन, हमारे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो गट के अंदर होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, जो डायरेक्शन में हेल्प करते हैं, उनकी ग्रोथ को मेंटेन करता है। तो बेसिकली दूसरा है कि कौन से फूड के अंदर पाया जाता है सिमिलर बैक्टीरिया, लैक्टोबैक्टीरियस तो कर्ड में पाया जाता है, इजी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ मिलाइसिस कॉज केसेस इन टाउन बिफोर एंड आफ्टर वैक्सीनेशन ड्राइव। एक ग्राफ हमें शो हो रहा है कि वैक्सीनेशन से पहले वैक्सीनेशन के बाद मिलाइसिस का जो केस है वो हमें शो कर, यहाँ पे शो नहीं करा है वैसे, लेकिन बताया जा रहा है। तो यहाँ पे व्हाट ट्रेंड डज दिस ग्राफ शो आफ्टर द वैक्सीनेशन ड्राइव। यहाँ पे आई थिंक ग्राफ शो नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देती हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए ऐसा तो आप ग्राफ के थ्रू देख कर समझ सकते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30th है द डाइट चार्ट ऑफ एन 8-year-old चाइल्ड मेनली कंसिस्ट ऑफ पॉलिश्ड राइस। एक 8 ईयर का बच्चा है, डाइट उसका क्या है कि वो पॉलिश्ड राइस खाता है, अच्छे से राइस भिगो के खाता है, मतलब बॉइल्ड राइस जो होते हैं, ब्रेड खाता है, पोटेटोज खाता है। द चाइल्ड एक्सपीरियंस सिम्टम्स लाइक लॉस ऑफ एपेटाइट, फैटिग एंड इरेबिलिटी। तो यहाँ पे कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो देखो वो क्या खा रहा है, राइस खा रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया, ब्रेड खा रहा है, पोटेटोज खा रहा है, वो बहुत सारे विटामिन और जो नहीं खा रहा है, ठीक है, बिकॉज ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आपका कार्बोहाइड्रेट का है। तो बेसिकली कौन सी डेफिशिएंसी है जो कि लाइकली उसको सिम्टम कॉज करती है, जैसे एपेटाइट होना, फैटिक होना, इरिटेबिलिटी होना। तो विटामिन बी बेरी के थ्रू होता है ये, ठीक है, मतलब आप थोड़े से इरिटेटिव हो जाते हो। बी है हमारा नेम द डिजीज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी। कौन सी डिजीज हुई है, तो बेरी हुई है, बी विटामिन बी बेरी का थ्रू होता है। सी हमारा सजेस्ट एनी 2 आइटम्स दैट शुड बी इंक्लूड इन द चाइल्ड्स डाइट टू ओवरकम द डेफिशिएंसी। तो उसको होल ग्रेन्स भी खाने चाहिए, ठीक है, अनपॉलिश्ड राइस खाने चाहिए, व्हीट, पल्सेस, नट्स। अच्छा पॉलिश मतलब यहाँ पे एक तरीके से है कि वो बिल्कुल ना जैसे कच्चे वाले जो होते हैं वो खा लेते हैं, तो हमें अनपॉलिश्ड भी खाने चाहिए जो भिगो के हो जाते हैं। आजकल के लोग ना जैसे कच्ची मैगी वो भी खा लेते हैं, दैट इज़ नॉट फॉर गुड आवर हेल्थ। ऐसी अनपॉलिश्ड राइस जो पॉलिश राइस होती है वो भी हमारी गुड नहीं होती। तो हमें सभी डाइट बैलेंस डाइट जो होती है ना आपके सभी न्यूट्रिएंट्स वो इंक्लूड करती है इन द एडुकेट अमाउंट विच इज़ नीडेड बाय अवर बॉडी। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन नंबर सी है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखते हैं। 31 है ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ अनियन पील एंड एनिमल सेल और प्लांट सेल। अनियन पील का और एनिमल सेल प्लांट सेल का डायग्राम बनाना है विद लेबल्ड। तो अनियन पील का देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायग्राम वाला। तो हम जानते हैं सेल वॉल क्या होता है, सबसे बाहर वाला हिस्सा, तो सेल वॉल को बाहर वाला हिस्सा दिखा दिया। सेल मेम्ब्रेन आपका अंदर का हिस्सा होता है। न्यूक्लियस आपका है जो बीच का जो राउंडेड शेप होता है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, हम पहले से जानते हैं ऐसे। दूसरा देखते हैं ये हमारा प्लांट सेल है, हमारा एनिमल सेल है, ठीक है, ये एनिमल सेल है, ए से डिनोट कर रही हूँ, ये पी से डिनोट कर रही हूँ प्लांट सेल। ये न्यूक्लियस हम जानते हैं, ये हमारा ये वाला देखो एनिमल सेल के अंदर हमेशा सेल मेम्ब्रेन होता है, वेरस प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर होता है, ये वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म ब्लू वाला जो दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस होता है, मतलब ये पावर देता है टू ऑल द सेल्स, इसे आप पावर हाउस कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वैक्यूल एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। वैक्यूल आपका ये है, इसके अंदर आपके प्लांट्स इंपॉर्टेंट चीज़ों को रखते हैं और एग्जिट करते हैं वेस्ट मटेरियल को। क्लोरोप्लास्ट आपका जो कि क्लोरोफिल को रखता है इसके अंदर, जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड बनाते हैं यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने बाकी देख लिया है क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें गिवन क्वेश्चन नंबर 32, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल। हेल्थ एक स्टेट है कंप्लीट फिजिकल और मेंटल और सोशल वेलबींग का। सो इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट हमें एक्सप्लेन करना है वेरियस कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए कौन से कंडीशन नेसेसरी होते हैं, सो बेसिस। अच्छा यहाँ पे हमें ना डिफ्रेंशिएट भी करने को आता है, यहाँ पे बी ऑप्शन में पढ़ना भूल गई थी। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। 3 डिफरेंसेस लिखने हैं वायरस बैक्टीरिया पे। तो बेसिस है यहाँ पे वायरस में आपका क्या होता है, सेल टाइप, इसके अंदर सेल नहीं होता, ए सेलुलर होता है। बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है, आपको याद रखना है। वेरेज आपका जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, जो फंगाई होती है वो आपका यूरोटिक सेल होता है, ठीक है। लिविंग नॉन लिविंग आपका वायरस जो होता है वो होस्ट के अंदर रहता है, आपको पता है ना। बैक्टीरिया आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है, बेसिकली इसको हम नॉन लिविंग मानते हैं वायरस को, ठीक है। रिप्रोडक्शन में वायरस आपका क्या होता है, ये इसकी एबिलिटी है कि वो होस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन करता रहता है। वेरस बैक्टीरिया आपका रिप्रोड्यूस होता है बाइनरी फ्यूजन से, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है कि वायरस के लिए आपको एंटीबायोटिक नहीं लेनी होती, वेरस बैक्टीरिया के लिए आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। 32 क्वेश्चन था हमारा।
कि हमें बताना है कि गुड हेल्थ के लिए कौन से कंडीशंस नेसेसरी होते हैं। तो कंडीशंस नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ इस जैसे हमें फिजिकल वेलबींग लेना चाहिए, मतलब बैलेंस डाइट रहनी चाहिए, अच्छे से पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, एक मेंटेन रहना चाहिए। हमने फिजिकल का देख लिया। अब मेंटल वेलबींग की अपने एक स्टेट है जिसमें आपका इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग आपका एक स्ट्रेस और एंग्जाइटी से आपको फ्री रहना चाहिए, माइंड आपका बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए, ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा साइकोलॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। सोशल वेलबींग क्या होता है कि आप दूसरों से मिलें, बात करने में हिचकिचाए ना, लिव इन अ क्लीन सेफ एनवायरनमेंट विद सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन होना और हार्मोनियस कम्युनिटी होना, मतलब अच्छी कम्युनिटी में रहने के लिए एक सोशल वेलबींग क्रिएट करना। प्रिवेंटेशन ऑफ डिजीज़ क्या होती है, डिजीज से कैसे बचें। सो वैक्सीनेशन आप कराते रहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अपनाइए और प्रिवेंट करिए अपने आप को भी। एंड इलनेस हो रही है, अगर बीमारी हो रही तो उसको ट्रीट करने के लिए चीज़ों को ढूंढें। तो यहीं तक था हमारा आज का वीडियो। इफ़ यू लाइक माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट फॉर more updates. And if you want any of the worksheets for this sample paper, you can comment me down for freely. And if you have any query or any doubt regarding this sample paper, you can also freely ask to me on the comment section. Thank you.